मेंढर जोड़ो यात्रा, मेंढर जोड़ो कैंपेन अभियान। मेंढर बेहरा रोड है ये। जी जी। मेंढर बेहरा टोपा रोड। इसका बेसिकली सर्वे ये नहीं था। अच्छा। एक्चुअल सर्वे ये नहीं था, ये जबरदस्ती यहाँ से निकाली गई है रोड। अच्छा। सर्वे कुछ और था, बाद में लोगों ने जमीन नहीं दी तो यहाँ पे लोग जो है ये रोड, अब रोड की कंडीशन ये है। जो लॉ एंड ऑर्डर है उनके पास है, इससे यूनियन टेरिटरी में आप लोग किस तरह से मतलब आप थोड़ा वीक हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट की। हम BRO से कोशिश करेंगे कि आप ताकि यहाँ पे संगाला का ब्रिज जो नीचे वाला ब्रिज है, एटलीस्ट 3-4 ब्रिज जो जब यहाँ बारिश होती है तो पूरी ट्रैफिक जो है रुक जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये ब्रिजेस जो है BRO की तरफ से बने, या तो BRO चुपचाप जो है ये रोड PMGSY को देते, दूसरी एजेंसी को देते, वो काम कर सके। अगर वो खुद इस पे के लिए इस पे राणा साहब ने शायद ट्वीट भी किया है। मतलब आपका स्टैंड जाना है। मैं बेसिकली यही कहता हूँ कि अगर लोगों का शोर उठ रहा है तो इसमें यही है कि जरूर कुछ गड़बड़ तो हुई है। अगर इतना मीडिया में उसका जो है वो शोर उठ रहा है जी जी, तो अगर नुकसान होगा तब भी अकाउंटेबिलिटी लेती है और इन्हें माना कि सिस्टम के अंदर थोड़ी थोड़ी कमियां हैं जो हम आने वाले सालों में मतलब फिल करेंगे। मिले होते थे। अच्छा। तो यहाँ पे स्टेज पे इस कॉलेज की वजह से जो है डॉक्टर साहब जो है उनको वापस जाना, इसलिए ग्राउंड चाहिए। ठीक है, सब ठीक है, अल्लाह करम, वो सब ठीक ठाक। तो आज मैं आया हूँ ज़ीशान राणा के साथ, जो कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहब के बेटे हैं, उनके साथ आया हूँ। यात्रा है उसमें, तो एक इनका यात्रा का भी पर्सपेक्टिव लेना है कि जो स्टेट का ये स्टेट के लिए वापस स्टेटहुड पाने के लिए जो इनकी जद्दोजहद चल रही है, और सेकंड चीज़ ये कि इनकी पर्सनल लाइफ और नेशनल कुछ इश्यूज़ और अपने लोकल मेंढर के इश्यूज़ जो आप लोगों के कुछ इनसे सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट और एक इंडोर स्टेडियम मेंढर में और एक आउटडोर स्टेडियम इंशाल्लाह सारा मेंढर के लिए राणा साहब के ज़ीशान राणा ये अभी NC के स्पोक्स पर्सन हैं और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहिब के सन भी है ये। तो ज़ीशान भाई, आप हमारी ऑडियंस को पहले तो ग्रीट कर दें एंड देन हम अपना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जी, तो ज़ीशान भाई आप मुझे ये बताएंगे, थोड़ा कैजुअल रखेंगे चीज़ें ना। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ यदि हम रॉ रखेंगे, बिना स्क्रिप्ट के रखेंगे, वो उतनी बेटर रहेगी है ना। तो अभी आप बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं एंड आज का कहाँ का टूर आपका। आज जैसे कि आपने सुना होगा कि हमने पिछले महीने जो है मेंढर जोड़ो यात्रा, मेंढर जोड़ो कैंपेन अभियान मुहिम, उसकी शुरुआत करने की बात की थी। पिछले क्योंकि हालांकि मेरा ये प्लान था कि हम इसको अगस्त के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत करें। बारिशों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। मगर ये है कि 17 अगस्त को हमने मेंढर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर से हमने इसकी शुरुआत की मोहतरम राणा साहब की क़यादत में। और आज उसी सिलसिले में आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है सलवा कोडबनी में। तो तंजीम के तमाम सीनियर साथी जो हैं आज मेरे साथ इस काफिले में मौजूद हैं। हम सब जो हैं अब उसी तरफ जो है बढ़ रहे हैं। मेंढर जोड़ो यात्रा से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी देखा था हमने कि स्टेटहुड के लिए आवाज़ उठाएंगे, 370 के लिए आवाज़ उठाई। और मैं अक्सर आपके पुराने इस इंटरव्यू जो रिसर्च की मैंने, उसमें मैंने देखा कि आप अक्सर आवाज़ उठा रहे हैं। आज से नहीं, 2019 जब से एब्रोगेट हुआ है आर्टिकल, तब से देख रहा हूँ आप आवाज़ उठाते आ रहे हो। देखिए, 5 अगस्त 2019 को मैं नहीं समझता कि कोई भी जो यहाँ का बाशिंदा है जम्मू कश्मीर का, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, कोई भी 5 अगस्त 2019 को नहीं भूल सकता। वो एक ऐसी पहचान थी हमारी, हमारा आइन, हमारा झंडा, हमारी रियासत, और जिस पे हमें गुमान था, हमें फख्र था। और उसी को लेके हम बड़े हुए। हमारे बुजुर्गों ने जो है जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी। यहाँ
आप देख सकते हैं कि 1947 से लेके अब तक का जो जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन थी और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर निकल के आया, ना जाने कितने लोगों ने जो है इस जम्मू कश्मीर की सलामती के लिए अपनी जानें दी। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हमारी तंजीम के अनगिनत वर्कर्स, हमारे मिनिस्टर्स जो हैं उनको मौत के घाट जो है उतार दिया, वो शहीद हुए मिलिटेंसी के हाथों। 5 अगस्त 2019 का फैसला जो मैं समझता हूँ कि वो हर एक फर्द पे जो है वो मरकजी सरकार की तरफ से एक वार था, वो एक हमला था। रात के अंधेरे में जो है फैसला ले लिया, हमें जम्मू कश्मीर को एक जेल बना दिया और तमाम सीनियर लीडर्स को, तमाम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग थे उनको बंद कर दिया और यहाँ तक कि हमारी क़यादत को जो है 1 साल जो है वो बाहर आने का मौका नहीं दिया। कल पार्लियामेंट का सेशन होता है, अमेंडमेंट बिल आते हैं, है ना, अपोजिशन जोरों शोरों से उसका अपोज करती है। तरह तरह पार्टीज के, टीएमसी के नेता कल जो होम मिनिस्टर के साथ वहां पर कागज फेंके गए, आपने भी देखा होगा, है ना। तो वो सारा जो ड्रामा होता है, आपका उस पे स्टैंड क्या है उन बिल्स पे जो 2025 के बिल्स आए? देखिए, पहली बात तो ये कहूंगा कि बीजेपी की एक पॉलिसी रही है कि उसने हमेशा कभी उन्होंने लोगों की एस्पिरेशंस को नहीं देखा। जब भी कोई कानून लाया ये नहीं देखा कि इससे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो खुश नहीं है। हल्की बिल की अगर हम बात करें, ये तो ड्रैकोनियन लॉ है, अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब ये तो हमला है फेडरल स्ट्रक्चर पे। बिल्कुल, हिंदुस्तान, हम एक फेडरलिज्म में जीते हैं, ये फेडरल मुल्क है, यहाँ पे अपने स्टेट्स के पास अपने पावर्स हैं, सेंटर के पास अपने पावर्स हैं, और कोई भी कानून जो है हमारा इजाजत नहीं देता कि हम स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर करें। जिस तरीके से ये कानून लाने की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को जो है अगर वो 30 दिन जो है वो उसको अरेस्ट रहता है तो उसको चीफ मिनिस्टरशिप से गवर्नर हटा सकता है। ये कहाँ का कानून है? इससे तो यही है कि जब भी किसी की सरकार को आपको हटाना होगा, आप उसको अरेस्ट करवा देंगे और उसके बाद सरकार गिरवा देंगे। इसकी मंशा तो यही है, सही बात है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हमने प्राइम मिनिस्टर को हटाने की भी बात की है। हम मुझे बताएं, तमाम एजेंसियां जो हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करती हैं। किस एजेंसी में इतनी हिम्मत है कि वो प्राइम मिनिस्टर पे हाथ जो है वो उठाएगी या प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने की बात करेगी? तो ये कहने की बात सर। एजेंसी से मुझे एक बात याद आती है, हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो हमारे जो एजेंसीज है सारी जो वर्क करती हैं, लोकल जो भी हमारी पॉलिसीज बनाती हैं, राइट। आप मान के चलो ईडी हो गई, हर कोई भी जो भी मतलब इस वक्त वर्क कर रही है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो आप बताएंगे कि वो क्या वो एजेंसीज इस वक्त जैसे पुराने टाइम में उनका गवर्नमेंट के अंदर से कोई लेना देना नहीं था, आज के टाइम में एजेंसीज आपको लगता है वो चेंज्ड है? आपका ओपिनियन क्या इस चीज के लिए? तो इसमें तो ये ओपन बुक है। 2014 के बाद आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों को पे करप्शन के चार्जेस लगे, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया और कितने लोग जो हैं सलाखों के पीछे। सही बात, आप देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, 2014 से पहले की भी परसेंटेज देख लीजिए। यहाँ तो यूनियन गवर्नमेंट में जो लोग मिनिस्टर होते थे, जब अगर मैं 2G स्कीम की बात करूं, डी राजा उस वक्त मिनिस्टर होते थे, उनको अरेस्ट किया सीबीआई ने, और अनगिनत एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उस वक्त सरकार का हिस्सा भी होते थे जो लोग, कलमाड़ी को किया था, कलमाड़ी को, हाँ, सरकार का हिस्सा जो होते थे, जो कांग्रेस के लोग थे, जो यूपीए के साथ जो लोग जो है जुड़े थे, उनको अरेस्ट किया गया। उस वक्त की परसेंटेज देख लीजिए और आज की भी परसेंटेज देख लीजिए। अब तो एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि किसी को भी जो है अगर आपको दबाव डालना है और आप चाहते हैं कि ये इसकी आवाज जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाए, आप जो है अपनी एजेंसीज का उपयोग ये लोग करते हैं और जो है फिर उसको एज ए वेपन यूज करते हैं। और हमारे पास एग्जांपल है कि किस तरीके से बहुत सारे जो यहाँ हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे उसमें मैं एग्जांपल लूं अजीत पवार की, अच्छा। जिससे इलेक्शन से कबल जो है वो किस तरह की बातें कहते थे कि एक ही इज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया, वहां के बीजेपी के लोगों ने कहा, और आज वो बीजेपी के साथ जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो ये कहने की बातें हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इन लोगों ने भारतीय जनता कांग्रेस को छोड़ के या कांग्रेस के जो अलायंस है उनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और अब लोग वो जो है देखो हिम्मत विश्वास जो शर्मा है उनके पे जो है एलिगेशन लगे, तो जब उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई तो एलिगेशन खत्म हो गए। तो ये बातें तो सामने हैं कि इन्होंने इस मुल्क का नक्शा बदलने की कोशिश की है।
इन्होंने जो इस मुल्क का आयन बदलने की कोशिश की है, इस मुल्क का एक सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की ये बात करते हैं। तो ये लोगों को जोड़ने की बात नहीं करते कभी भी। जो लॉ एंड ऑर्डर है उनके पास है, इससे यूनियन टेरिटरी में आप लोग किस तरह से मतलब आप थोड़ा वीक हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे वीक हो जाती है जो यूटी गवर्नमेंट होती है? बिल्कुल हाँ। वो उसमें एक तो ये है कि आपके पास खुद इख्तियार नहीं है। यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अगर कोई बात करते हैं जी। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको कट करते हैं। अच्छा, उसको वो कोशिश करेंगे कि उस बात को वो कट करें। 2 पावर सेंटर्स हैं इस वक्त। ठीक। एक जैसे पावर सेंटर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपनी तरफ से अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरी तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। देखिए, हमारे पास फाइनेंस जरूर है जी। हम तामीर और तरक्की देख रहे हैं जी। अगर सिर्फ तामीर और तरक्की से ही जो है सरकार नहीं चलती है, उस बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो उनके साथ आपको सिक्योरिटी भी देखनी है। राइट, अब आप देख लीजिए पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, हमारे पास जो है सिक्योरिटी नहीं है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है। जी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आज तक उन्होंने नहीं उठाई है कि वो उनसे, उनकी एजेंसी से, उनकी पुलिस के थ्रू जो है वो लैप्सेस हुए। अब राइट। कहने के मेरा मकसद ये है कि हम ये कहते हैं कि 2 पावर सेंटर्स जहां भी होंगे वहां उस इलाके की तरक्की, उस रियासत की तरक्की या उस यूनियन टेरिटरी की तरक्की नहीं हो सकती। इसीलिए सेंटर सब्जेक्ट अलग होते हैं, स्टेट सब्जेक्ट अलग होते हैं। अब सेंट्रल सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट में जब आप लोग इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ तो कमजोरी जरूर पैदा होगी स्टेट। इसीलिए जब स्टेट के पास जो है पावर्स हैं, तो जब उसका कंट्रोल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल होता है, जी, जी। पुलिस पे उसका कंट्रोल होगा। अब एज चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, सारा कंट्रोल जो है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अल्टीमेटली लोगों की विल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, या यहाँ की सरकार जो है आज की, वो लोगों की विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसकी जब चीफ मिनिस्टर के पास ये कंट्रोल नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल पूरी तरीके से चीफ मिनिस्टर के अंडर नहीं होगा, तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से जो है वो आप सरकार चला पाएंगे। यहाँ आईएएस ऑफिसर्स जब तक उनको उस चीज का दबाव नहीं लगेगा, जैसे पहले स्टेट में हुआ करता था, जी, जी, जी। तभी काम होते थे, तभी तामीर और तरक्की भी उसके साथ चलती है जी। तो वो चीज जो है वो लैग कर रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से यहाँ के लोगों का हक है, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों का हक है। आप हमें जो हमारा बुनियादी हक है स्टेटहुड, उसे वापस दे दीजिए, ताकि यहाँ हमारे लोग जो है सर उठा के चल सकें। यहाँ बहुत सारी बातें हैं, यहाँ जमीनों का मसला है, यहाँ नौकरियों का मसला है, हर लिहाज से जो है यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो है मेरे पास तो सिर्फ पुलिस है, बाकी सारा कुछ जो है यहाँ की सरकार के पास है। मगर अब बहुत सारी बातें जो है मैं ऑन रिकॉर्ड जो है वो नहीं कह पाऊंगा, मगर बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सामने आ जाते हैं जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जहाँ इंटरफेयर करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ हर्डल्स क्रिएट होंगे और लोगों का ही नुकसान होगा। माशाल्लाह ये पूरा एरिया 15 बना के दे टीचर है, 2 टीचर मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल है, 8 क्लास से उनको बच्चों 2 चीजें करना, 40 सब्जेक्ट है। सबसे हमसे हमारी शनाख्त, हमारी पहचान छीन ली। हाँ विशाल भाई, मैं बोल रहा हूँ ये तो पहला दिन है आपका जी। मुझे लगता है वेट काफ़ी लूज हो जाएगा ना? नहीं, वेट वैसे पिछले मैंने 2 महीने में मैंने कोई तकरीबन 8 किलो अच्छा अपना वेट लूज किया है, क्योंकि जो शुरुआत हमने आगाज़ किया आज मैंने जोड़ों का, उसमें फिर हमने ऑलमोस्ट सारी पंचायत टच करनी है। आज जिस पंचायत में हम आए हुए थे जी, वहाँ पे बात हो रही थी कि आपने 50 करोड़ इस पंचायत के लिए, पंचायत इन तीनों पंचायतों के, इन तीनों पंचायतों के लिए, राइट। तो ये कौन कौन से प्रोजेक्ट है ऐसे बता दोगे? मैं अभी अब चल रहे हो, आप थके भी हुए, बट फिर भी स्टिल। इसमें रोड नेटवर्क है अच्छा, और इसमें PMGSY की 3 रोड्स हैं। अच्छा,
लगभग 4 रोड हैं। यहाँ पर ही और थोड़ा दिया था ना आपने, स्कूल भी। रोड बनी हुए हैं, स्कूल रोड खेतपुर में है, रोड मसूरी वाला में है। तो उसके बाद यहाँ नक्का सलवा जी। ऑलरेडी इसमें ब्लैक टॉप के लिए टेंडर लग चुका है, तो जो अलॉटमेंट हो चुकी है, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। तो स्कूल का जो आपने किया था वो यहाँ से कितना दूर है सर? स्कूल सामने है उधर। अच्छा। हाँ स्कूल सामने है, यहाँ से दिखेगा। हाँ स्कूल बिल्डिंग से स्कूल की है या नहीं है? कौन सी वाली? सामने वाली ना? अच्छा वो वाली। अच्छा मिडिल स्कूल है ये सलवा खोड़बनी का। अच्छा इसमें हम आए थे आज से 15 दिन पहले। जी जी तो कंडीशन जो है उसकी काफ़ी ख़राब थी। जी जी तो जब मैंने वहाँ मौके पे पहुँच के देखा जी जी तो फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादती हो रही है। तो मैंने मोहतरम राणा साहब से बात की जी। तो उन्होंने उसी दिन 45 लाख रुपए जो है अप्रूव किए उसके लिए। अच्छा 100 करोड़ के उन्होंने अच्छा पानी के प्रोजेक्ट जो है, हाँ उसमें से 100 करोड़ तो रिलीज कर दिए। अमाउंट रिलीज किया है अराउंड 100 करोड़। तो पानी के लिए मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के हाँ जो स्कीम्स पिछले 15 साल से बैठी हुई थी, अच्छा। उसके लिए 100 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया। एक चीज़ और, दबड़ीबन पंचायत थी जी। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस इलाके के लोग जो हैं मतलब काफ़ी सफ़र करते हैं। वहाँ पंचायत घर को बकरी घर बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने सुना कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, इस पंचायत के लिए आपने एक पंचायत कर दिया। मैं जो देख रहा हूँ आपका जो मेन मोटो जो है मतलब पंचायत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो आप। ऑब्वियसली ग्रास रूट लेवल पे अगर हमारी पंचायत स्ट्रांग होंगी जी तभी हमारा मेंढर जो है उभर के निकलेगा। और वही अपने तब मुँह से ये नहीं कह रहा हूँ जी जी मगर क्योंकि इलाके में जाओगे जब नजर डालोगे इधर आप जी देखोगे पूरा इलाका जो है वो रोडों से जी भरा पड़ा है। ये देख लीजिए यहाँ पे रोड पर निकालिए, वो सामने देख लीजिए, पहाड़ देख लीजिए। तो सही बात ये है। तकरीबन जो है पिछले 22-23 साल में ये सिलसिला शुरू हुआ। सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है यहाँ पे मैं समझता हूँ जी तो आज मैं मरहूम मसूद चौधरी साहब को भी याद करूंगा जी कि उन्होंने सर्वे जो कालाबान सही मैदान कालाबान का हुआ है ना, हाँ जी हाँ जी तो मसूद चौधरी साहब जब SSP पूंछ होते थे हाँ जी तो उन्होंने खुद सर्वे चीफ इंजीनियर के साथ चल के ये सर्वे उनका है। और आज मैं परसों भी जब उस रोड पे अपने साथियों के साथ गया था तो कुछ इंजीनियर्स भी थे, बोल रहे थे मेंढर में अगर सबसे बेटर सर्वे अगर किसी रोड का है वो सखी मैदान कलाई रोड का है। तो अच्छा। मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि मसूद साहब का विजन जो है क्या विजन रहा होगा। हालांकि उनकी विजन की तो सब तारीफ करते हैं मगर इस रोड की अगर बात करूँ तो इस पूरे इलाके को यहाँ कम से कम भी 16-17 पंचायत ये रोड टच करती है। फिर तो अब तो पुंछ को मिला दिया राणा साहब ने, तो उसको बढ़ा के पुंछ तक मिला दिया। सही मैदान कलाई रोड बोलते हैं इसको। उसके अलावा भी रोड नेटवर्क में तो राणा साहब का कोई मुकाबला नहीं है। तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स जी यहाँ तक के यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करता था उस वक्त। अच्छा आपको याद होगा जब 2001 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ मेंढर में आए राइट 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 तो यहाँ राइट पे शायद उस वक्त निसार खान साहब MLA होते थे। अच्छा तो यहाँ पे स्टेज पे इस कॉलेज की वजह से जो है डॉक्टर साहब जो है उनको वापस जाना पड़ा उस कॉलेज की वजह से, क्योंकि शायद उस वक्त यहाँ पे कॉलेज नहीं था। तो अच्छा तो यहाँ लोगों पे ने जलसा जो है वो नहीं हो पाया था। अच्छा लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हाँ तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उस जलसे उसी के लिए। जी 2002 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट जो है जावेद राणा साहब को दिया जी तो 2002 के बाद ही राणा साहब इस डिग्री कॉलेज के पीछे वो पड़ गए। जी हालांकि सरकार मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की थी हाँ और अपोजिशन से सरकार अपोजिशन में रह के फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लाना मैं समझता हूँ कि अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा मुफ्ती साहब का हालांकि उस वक्त एक लंबी स्टोरी है। मुफ्ती साहब ने जब ये कॉलेज दिया जी जी राणा साहब को तो हाँ देखिए स्लिप है यहाँ। राणा साहब को जब स्कूल ये मेंढर को कॉलेज दिया उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा मुफ्ती साहब उन दिनों ये कोशिश करते थे कि ये कोशिश करते थे कि शायद ये रास्ता लेना पड़ेगा हमें। चलो चलो कोई बात। ये कोशिश करते थे कि क्योंकि उन्होंने नई तंजीम बनाई थी उस वक्त। अच्छा तो वो ये कोशिश करते थे कि उनकी तंजीम में इजाफा हो। अच्छा लीडर्स जो हैं अक्रॉस दी लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनके साथ जी आए, अच्छा चाहे वो राजौरी पुंछ से हों चाहे वो जम्मू से हों, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने 16 सीटें उस वक्त जीती थी। अच्छा राजौरी पुंछ में कहा जम्मू प्रोविंस में कोई उनकी एक भी सीट नहीं थी। अच्छा तो उन्होंने कोशिश की कि मोहतरम राणा साहब जो हैं वो PDP ज्वाइन कर PDP ज्वाइन कर लें। अच्छा अब इसके पीछे ऑन रिकॉर्ड क्या हुआ क्या नहीं हुआ लंबी बात है, मगर साहब की लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस टुवर्ड्स दिस पार्टी यहाँ से दिखती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे उस वक्त मुफ्ती साहब ने यह भी कहा कि आप मेरी आ जाओ तंजीम में आ जाओ, आपको वजारत मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। जी
मगर राणा साहब ने लालच नहीं की। लालच नहीं की, उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी जी। और शायद मुफ्ती साहब को लगा कि ये अगर मैं इनको कॉलेज दूंगा तो ये मान जाएंगे। ये मान जाएंगे, बट वह कॉलेज मेंढर में आया। राइट। उसके बाद जब दूसरी बार एमएलए बने तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आया। ये सब वो तो तारीख है ना, एक तारीख है। अच्छा। 2016-17 में जब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आया, हाँ। वो किस हिसाब से मेंढर में आया और मेंढर के लोगों को मिला, वो अपने आप में एक तारीख है जी। उस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए 2 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सैंक्शन हुए थे जी। सरकार पीडीपी की थी। अच्छा। पीडीपी और बीजेपी की। अच्छा। और उसमें उस सरकार में अपोजिशन में रहने के बावजूद वो दूसरा स्कूल मेंढर में आया। अच्छा। अगर मैडम महबूबा मुफ्ती उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी जी। तो वो अगर चाहती उस वक्त तो शायद वो वहां पे दे सकती थी जहां पे जी उनके खुद के एमएलए थे। अच्छा। क्योंकि पूंछ में उनके एमएलए थे जी। बहरहाल में उनका एमएलए था जी। और भी कहीं शायद 1-2 जगह और भी एमएलए थे उनके। जी। मगर राणा साहब का जो काम करने का तरीका है जी। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे ये होता है कि उनको चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, उनको काम कर निकालने आते हैं। मेंढर के अंदर ब्रिजेस आप देखेंगे अगर छजला में, हाँ। छजला में उस वक्त अपोजिशन में रहेगी नहीं, तब एनसी की सरकार थी जब। अच्छा, ये बताएंगे जो छजला ब्रिज की बात कर रहे हैं हम, है ना? आप बोल रहे हैं कि छजला ब्रिज जो है वो एनसी के एनसी की सरकार के टाइम आया था, उसमें कोई बुराई नहीं है। और वहाँ पे उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जब उसका काम शुरू हुआ। उसमें जावेद साहब का रोल, जावेद साहब का ही रोल था उसमें। और कुछ सिंपल थी कि राणा साहब का काम करने का तरीका जी। वो कास्ट कम्युनिटीज बेस पे काम वर्क नहीं करते हैं। वो जहाँ उनको लगता है कि जो चीज जरूरी है इलाके की तामीर और तरक्की के लिए, उसके लिए करते हैं। चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे वो बाकी चीजें हों। अब मेरा जो विजन है 10 साल का, वो ये है कि मैं चाहता हूं कि अपने यूथ को एम्पावर करूं। ठीक है। अब बेसिकली मेंढर के अंदर जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ जी। और मैं खुद जो है क्रिकेट में बहुत ज्यादा मेरी वो रहती है। मैं हर हफ्ते जो है कोशिश करता हूँ कि मैं संडे में एक मैच खेल लूँ। ठीक। तो देखता हूँ मैं। मेरा खुद का ये रहता है कि मैं अपने साथ जो है नौजवानों को जोड़ूं और जो खेल में रुचि रखते हैं। राइट। तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरा खुद की जो राणा साहब के साथ जो एक रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करूंगा मेंढर में। हालांकि हमने स्पोर्ट्स के लिए काफी काम कर दिया है। यहाँ ट्रैक बन रहा है, अच्छा। एक ट्रैक बन रहा है, एक स्टेडियम बनेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मतलब आने वाले दिनों में हमें मेंढर में कोई ना कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड मिलेगा। हमने ऑलरेडी जो है बाटीदार में जो है ट्रैक बन रहा है जी। और उसके साथ में ही हमने एक स्टेडियम का ऐलान किया राणा साहब ने, वहाँ पे जो है स्टेडियम बनेगा। उसके अलावा मेंढर में भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम है। हम चाहेंगे कि इंडोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ देखिए हमारे भाई जो खेल रहे हैं। मेरी ये कोशिश है कि हर पंचायत में मैं सिंथेटिक वॉलीबॉल ग्राउंड जो है वो दूं। अच्छा। उसमें से एक ये इंशाल्लाह ताला यहाँ भी शुरुआत करेंगे। और छुंगा में मैं वादा करके आया था उस दिन सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट जो है, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ मेरा नौजवान भाई जो है खेल रहे हैं। और खेल में बेसिकली आजकल खेल ही जो है एक तो वो माइंड को फ्रेश रखता है और बीमारियों से दूर रखता है, ड्रग्स से दूर रखता है। तो मेरा खुद का एक रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नौजवानों की से अपील करूं कि वो खेल के तरफ जो है अपना आप जो रुझान करें। बिल्कुल सही। अब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम बात कर रहे हैं राणा साहब के साथ। तो इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल में हर पंचायत में मेरी ये कोशिश रहेगी। अब ये नहीं मैं कह सकता कि 75 पंचायत तो 75 में वॉलीबॉल कोर्ट दूंगा, मगर नहीं, मैं यहाँ देखूंगा कि जहां जहां जगह अवेलेबल है इंशाल्लाह ताला वहां वॉलीबॉल, सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट और एक इंडोर स्टेडियम मेंढर में और एक आउटडोर स्टेडियम इंशाल्लाह ताला मेंढर के लिए राणा साहब के एक गेम हो जाए फिर चलते हैं। चलो मैं वो करूंगा। जिशान भाई कितनी देर बाद खेल रहे हो? मैं वॉलीबॉल कभी खेला नहीं हूँ, बट ये है कि आज अब नौजवानों को देख के थोड़ा जोश आ गया है। अब देखते हैं। नेहरू ने तो नहीं जोश ला दिया? अब लगता है तो है कि हमारे लिए सियासतदान के लिए एकदम रिफ्रेश हो गया ना, रिफ्रेश हो गए। मेरी ज्यादा रुचि है क्रिकेट में। अच्छा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरी अपनी एक टीम है जम्मू में। अच्छा, नाम क्या टीम का? इसलिए ग्राउंड चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्योंकि
जो स्ट्रेस है, जी 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 स्ट्रेस को भगाने के लिए सबसे अच्छी चीज यही है। जी जी। स्ट्रेस से दूर रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है स्पोर्ट्स। तो अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी जिशान भाई, आप आए जब ग्राउंड में है ना, जी, मैं अलग जिशान राणा को देख पा रहा हूँ, है ऐसा कि नहीं? मैं बेसिकली स्पोर्ट्स में मैं आपको पहले बताया कि स्पोर्ट्स में मेरी ज़्यादा रुचि है और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पोर्ट्स क्लब में लाऊँ। तो अभी एक मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, अभी टूर्नामेंट हो रहा है, एक ऑनगोइंग टूर्नामेंट, आपने भी देखा होगा खैर। हाँ, मेंढर प्रीमियर लीग। हाँ, मेंढर प्रीमियर लीग। बिल्कुल। तो खुद क्रिकेटर बनना चाहता था। अच्छा, क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो क्या रीजन रहे, मतलब थोड़े से? नहीं, अलग से पहले से ही रुचि थी क्रिकेट में। तो ठीक है, ठीक है, जल्दी करो देना हमारी बात। इंशाल्लाह जल्दी 1-2 महीना अंदर देंगे तो इंशाल्लाह। बेसिकली ये है कि इनकी नजरें भी जो है वो मोहतरम राणा साहब तक है। जी जी। बहुत सारे लोग जो हैं, आपको पता है ये पूरा इलाका राणा साहब के साथ जुड़ा। हाँ हाँ। तो एक्सपेक्टेशन तो है जी। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही कि हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए मेंढर में। ठीक है। तो मगर अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं बहुत बारीकी से काम कर रहा हूँ इसमें स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। स्पोर्ट्स और मैं चाहता हूँ जी कि मेंढर में हर स्पोर्ट्स के लिहाज से हर फैसिलिटी हमारे नौजवानों के लिए। आप जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्कूल्स हो गया, आप दोनों पे वर्क कर रहे हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। पक्का आपका गोल है ये चीज, मेरा आगे गोल है विजन है कि आपका मैं- दोनों चीजों के लिए ना? मेरा गोल है कि मैं बेहतर एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले, जी। बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ताकि हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें मैं भी अक्सर हमारी स्टेट को भी और हमारी कंट्री को भी। मेरी खुद की एक टीम है जम्मू में। अच्छा। उसमें से 2 लड़के जो हैं अभी JNK के अंडर 23 उसके लिए ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं। एंड यू आर स्पॉन्सरिंग दैट होल टीम? मेरी टीम है वो पूरी, अच्छा, और मैं बढ़िया, ही बढ़िया। स्पॉन्सर करता हूँ उसको। और उसमें से 2 लड़के जो हैं वो निकले हैं। नाम अभी उनका? एक का नाम मोहम्मद नवी, दूसरे का है मोहम्मद इरफान। क्या बात है, क्या बात तो है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे नौजवान हमारे और निकलें। हालांकि उस टीम में मेरे साथ मेंढर के साथ 4-5 लड़के जो हैं लगातार खेलते रहे हैं। अच्छा, तो सारे वो एडवोकेट्स थे और एक डॉक्टर हैं, तो वो भी जुड़े हैं मेरे साथ। तो जिहान भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। जैसे आपने मुझे बताई ये चीज़ स्कूल की हो गई, स्कूल की भी आप दिक्कत बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आई विल वर्क आउट फॉर दैट, है ना? यू आर राइट नाउ असिस्टिंग योर फादर, यस, राइट? एंड तो ग्राउंड की सिचुएशंस में क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर के लिए नहीं पॉसिबल होता यहाँ पर रह के तरह तरह की चीजें, क्योंकि 100 काम होते हैं, 100 तरह की उन पे जिम्मेवारियां हैं, उनके पास और भी जम्मू कश्मीर की कंस्टिट्यूएंसीज हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए बारीकी पे जो यहाँ की टीम है हमारी मकामी टीम, जिसमें एडवोकेट नजीर साहब सबसे सीनियर हमारे लीडर हैं यहाँ तंजीम के, वो तंजीम को यहाँ हेड कर रहे हैं और उन्हीं के डायरेक्शन पे हम सब चलते हैं जी। और उसके बाद हमारे और भी साथी हैं और मोहतरम राणा साहब के कलीग जो रहे हैं पिछले 25-30 साल से, जो तंजीम का कार यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है चला रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम प्लानिंग करते हैं पूरी पंचायत लेवल पे। टेक केयर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सारों को बहुत शुक्रिया। कल जाऊँगा? हाँ, कल जाऊँगा, 5-7 दिन में आ जाऊँगा। कि देखिए पैसे बहुत आते हैं पंचायत में, इसमें कोई कमी नहीं है। पंचायत में अभी आप देखेंगे पंचायत की खुद की फंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है जी। और उसके अलावा जो बाहर से फंडिंग आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो भी अलग है जी। मनरेगा में जो पैसा आता है वो अलग है जी। और उसके अलावा डिफरेंट स्कीम्स हैं, पानी की, बिजली की और रोड नेटवर्क्स हैं जी। अब एग्जीक्यूशन जो है इनका, वो जो है वो बहुत मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। सही बात। अब आप देख लीजिए कि जब हम बहुत सारे इश्यूज आते हैं पंचायत में, जब आपको सड़क निकालते हो, सर्वे जो है हमारे गलत होते हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो रोड की हालत देख लीजिए आप, देखिए ये बेहरा मेंढर बेहरा रोड है ये। जी। मेंढर बेहरा टोपा रोड, इसका बेसिकली सर्वे ये नहीं था। अच्छा। एक्चुअल सर्वे ये नहीं था, ये जबरदस्ती यहाँ से निकाली गई है रोड। अच्छा। सर्वे कुछ और था, बाद में लोगों ने जमीन नहीं दी तो यहाँ पे लोग जो है ये रोड, अब रोड की कंडीशन ये है। ये PMGSY ने इसका काम किया। अच्छा। राणा साहब जब मिले थे तब स्टार्ट हुई थी जी। PMGSY ने इसका काम किया, मगर अब आज देख लीजिए इसका ब्लैक टॉप करवाया था, आज की कंडीशन देख लीजिए। तो ये प्रॉपर अगर ड्रेनेज सिस्टम हो जी, प्रॉपर उसका जो अब रोड के ब्लैक टॉपिंग में जितना जो परसेंटेज चाहिए होती है
वो उस हिसाब से अगर काम किया हो तो जी। मैं समझता हूँ कि ये रोड हमारी बच सकती हैं, जी। हमारे और बाकी स्कूल बिल्डिंग्स जो हैं वो बच सकती हैं। जी। तो जब अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो है कमी तो जरूर है सिस्टम में। अगर मैं बोलूँगा पूरा सिस्टम दुरुस्त है, वो नहीं है, सिस्टम में कमी है। आपकी लोगों को भी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझनी है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमारा जाती एक काम है, इसको जाती काम समझें और अपनी ये प्रॉपर्टी समझें। बेसिकली लोग जी। सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो कौन देखेगा, कौन बात। ख्याल रखेगा। नहीं, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये हम सब की प्रॉपर्टी है। जी। जितनी ये बेहरा वालों की है उतनी ही हमारी है। सही तो बात। ऑब्वियसली बेहरा वालों का ये है कि वो यहाँ पे साथ में रह के काम करवा सकते हैं। जी 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 जी। तो अगर काम साथ में रह के करवाया होता तो आज शायद ये कंडीशन ना होती। नहीं, हाँ, सही तो बात ये है, कुछ चीजें हैं मैं चाहता हूँ जिसमें सिविल सोसाइटी का एक काम होता है, कमेटी बनी होनी चाहिए गांव पंचायत जी, लेवल पे जी। जो लुक आफ्टर करे इन चीजों को। और अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे राइज हो तो वो हम आज इस- राणा साहब के जी। नोटिस में या हमारी तंजीम के जी। नोटिस में लाए। आज तो चलो तो माशाल्लाह। बिना स्क्रिप्ट के किया है हमने ये सब कुछ जो भी किया है, जो अभी आप देख रहे हैं। कुछ चीजें छूट गई होंगी अगर तो उसके लिए माफी। बट जिशान भाई ने एक चीज मुझे अच्छी लगी, कोई साइड लेने वाली बात नहीं है, बट मुझे एक चीज अच्छी लगी कि ये वो बंदे हैं जो अकाउंटेबिलिटी को लेते हैं। जब कोई भी अगर नुकसान होगा तब भी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और इन्हें माना कि सिस्टम के अंदर थोड़ी थोड़ी कमियां हैं जो हम आने वाले सालों में मतलब फिल करेंगे। अच्छा या सब जना वेरीफाई अच्छा ये बंद ही ना जी ये वीडियो सब को लगा दी तो देखने लगी हम सावर जैसे बात करो ये तो बीच में ये खाली ये कपड़ा वाइट शर्ट रख दिया मैं यहाँ पर बाल दे गई पर बीच में खाओ तो 4 बकरियां भर मार गई बारिश की जुलाई में इससे मैं क्या हूँ ऐसे कर लेकिन मानो अल्लाह इधर मेरे मुस्लिम जो कोई रख गया ये ऐसी हुक्म छोटी है ये उसमें रोटी नहीं बकरी जलाते किसका है बेसिकली मैं कहता ना पीएमए वाई ना हो मकान इन्होंने कैटेगरी वगैरह मैंने सामने कहा ना कैटेगरी रखनी है ना। हूँ करवाऊंगा बस ही कोई गल नहीं, हूँ करवाऊंगा जल्दी करवाऊंगा 1-2 महीना के अंदर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस हम वैसे चाबी आया इसका कुछ नहीं दे दो। सावन क्यों होना है शेर में जीते हुए जीत क्या है आगे ठोकरों जब इंसान हारता है ना, आपके लिए जैसे आप खुद भी पर्सनल लेवल पे डीडीसी का आपका थोड़ा सा जो आपका 2000-3000 आप मुझे सुनाते जो भी उस पे लेवल पे हुआ, ठीक है, आप हार को कैसे लेते हैं या जीत को कैसे लेते हैं, मतलब दोनों को कैसे लेते हैं आप? देखिए हारना भी एक एक्सपीरियंस है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। और हार ज्यादा सिखाता है या जीत? नहीं, जीत में इंसान बेसिकली बहुत चीजें जो हैं वो शायद नहीं दिखती जितनी हार में दिखती है। अच्छा, हार में अपने और पराये का फर्क पता चलता है। जब आप हार जाते हो तब उसके बाद आप जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं वो चीज दिखती है कि वही लॉयल लोग हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, जब जो हारने के साथ खड़े हुए हैं। सही बात है। जीतने के बाद तो सारे लोग शायद मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग जो आपके साथ नहीं भी चले होते वो भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, मगर हारने के बाद जब लोग साथ में चले और वही मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं और सबसे ज्यादा अपने होते हैं। और मेरे साथ ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि आज जो तंजीम के लोग मेरे साथ थे ये पूरे लॉयल, ये हमेशा हमारे साथ रहे, तंजीम के साथ रहे। अच्छा, और इवन कि जब हम जीते तभी आपने मेंढर जोड़ो यात्रा का फर्स्ट जो अपनी रैली की है, मतलब रैली इसको बोल सकते हैं हम, वो यहीं से की है। ये यहीं से, क्योंकि ये इस गांव से मुझे बहुत इज्जत मिली है। अच्छा। 2020 में जब डीडीसी इलेक्शन हुए तब भी मैंने सबसे ज्यादा वोट्स मुझे लगता है कि इसी पंचायत से मुझे मिले थे, खासकर इस पंचायत से। अच्छा, तो इस वोटिंग पोलिंग स्टेशन से जहाँ पे हम थे। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा मेरा ये इसके साथ, इस पंचायत के साथ जाती लगाव भी है। छतराल ब्रिज का इशू जो था, मुझे पता चला कि राणा साहब ने उसको मतलब सॉल्व कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल, राणा साहब ने उसके लिए प्रोजेक्शन कर दी हुई है। अच्छा। फंडिंग रिलीज शायद मुझे लगता है कुछ दिनों में शायद रिलीज हो गए हैं या होने वाले, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, पता करना पड़ेगा। नहीं, आई थी, टीम आई हुई थी वहाँ पे, हाँ, मैंने जो पता किया। मगर ये है कि पाइपलाइन में है इंशाल्लाह ताला। अच्छा एक ब्रिज देंगे, छतराल को डिजर्व करता है। छतराल बहुत बड़ा इलाका है, उसके पीछे कालाबन है, प्रधानमंत्री है, चुम्मा है, मतलब सब इलाकों को जैसे ये अपना करता है। बिल्कुल संगाला ब्रिज हो गया। तो हाँ, ये ब्रिजेस बेसिकली बीआरओ में राणा साहब ने उस वक्त 90 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया था। अच्छा। पीएमजीएसवाई को जाना था, ये मेंढर बल्लोई से बीजी तक। अच्छा, मगर उस वक्त बीआरओ ने बेसिकली नहीं चाहती थी कि, और हमारे कुछ लीडर्स नहीं हाँ, चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट जो है पीएमजीएसवाई के पास जाए। तो उस वक्त क्या हुआ कि बीआरओ की तरफ से जो है जी। वो पीएमजीएसवाई को वो रोड जो है सौंपी नहीं गई। उसकी वजह से ये ब्रिजेस जो हैं जो बनने थे, पीएमजीएसवाई ने 90 करोड़ का प्रोजेक्ट था बनाया था जिसमें 5-6 ब्रिजेस थे,
वो बनने थे वो नहीं बन पाए। अब हमारी ये कोशिश है कि बीआरओ ने ये रोड PMGSY को नहीं दी थी, मगर मैंने पिछले हफ्ते राणा साहब से बात की थी कि हम बीआरओ से कोशिश करेंगे कि आप ताकि यहाँ पे संगाला का ब्रिज जो नीचे वाला ब्रिज है, एटलीस्ट 3-4 ब्रिजेज जो जब यहाँ बारिश होती है तो पूरी ट्रैफिक जो है रुक जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये ब्रिजेज जो है बीआरओ की तरफ से बने, या तो बीआरओ चुपचाप जो है ये रोड PMGSY को देते, दूसरी एजेंसी को देते, वो काम कर सके। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो अदरवाइज अगर वो नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनको ये ब्रिजेज तो कंप्लीट करने चाहिए ना। ये तो लाइफ लाइन है मेंढर की, बिल्कुल सही बात, लाइफ लाइन है मेंढर की, और मेंढर की पहचान है ये ब्रिजेज। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक पहली फुर्सत में हम इंशाल्लाह ताला ये काम करेंगे, इस पर वर्क करेंगे। और छतराल ब्रिज का इंशाल्लाह ताला वो तो हो चुका है वो। हाँ। अच्छा, एक चीज लास्ट पूछूंगा मैं आपसे, जो टीचर्स की लिस्ट आई है अभी, है ना, वो मैंने इस टीचर्स के लिए इस पे राणा साहब ने शायद ट्वीट भी किया है। हाँ, मतलब आपका मैं स्टैंड जानना था। मैं बेसिकली यही कहता हूँ कि अगर लोगों का शोर उठ रहा है तो इसमें यही है कि जरूर कुछ गड़बड़ तो हुई है। अगर इतना मीडिया में उसका जो है वो शोर उठ रहा है तो रिव्यू करना चाहिए, डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, जहाँ गलत हुआ है उसको ठीक करें, दुरुस्त करें। और सुनने में आया कि जो लोग ऑलरेडी हार्ड जोन में काम कर रहे थे उनको हार्ड जोन में रखा है। हालांकि ये होता है कि हार्ड जोन से आप सॉफ्ट जोन में, हाँ बिल्कुल, जोन 1 में लाए या जोन 2 में लाए, तो वैसा होता है। अब आई डोंट नो कि क्या पॉलिसी है, क्या किस तरीके से वर्क करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मुझे ट्रांसफर पॉलिसी का पता नहीं है इनका कि किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, मगर अगर शोर उठ रहा है तो उसका रिव्यू करना चाहिए, उसका हल करना चाहिए। मोहतरम राणा साहब ने ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर जो है एजुकेशन के लोग बेसिकली उनका ये रहता था कि जब पहली बार राणा साहब ने 96 में इलेक्शन लड़ा, हार गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, तो हमारे जो लोग जब जाते थे मिनिस्टर साहब के पास, क्योंकि अब उन्होंने मिनिस्टर साहब को वोट तो दिए नहीं थे, राइट, तो जाते थे काम लेके, तो मिनिस्टर साहब पूछते थे उनसे कि आपने बताओ आपने वोट किसको दिए। हालांकि उनको पता होता था कि कौन से इलाके से आया और वोटर किसका है। वो बात आज तक मैं समझता हूँ कि उस मिनिस्टर साहब के गांव में सबसे, वो खुद पावर मिनिस्टर थे और उन मिनिस्टर साहब के गांव में ट्रांसफार्मर सबसे पहला ट्रांसफार्मर दिया और राणा साहब ने बतौर MLA 2002 में दिया। अच्छा, तो हाँ, उनके गाँव में, अपने गाँव में ट्रांसफार्मर नहीं लगा सके एज मिनिस्टर पावर PDD, तो वो राणा साहब ने दिया। तो मेरा ये कहना है कि राणा साहब ने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपने मुझे वोट दिया या वोट नहीं दिया। हमारे दिल में वो चीज़ नहीं है। जब आप आज अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो हम सबको साथ में लेके चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको फॉलो करें और इनको सपोर्ट करें। ये हमारे लिए हमारा मुस्तकबिल है। और ये फर्स्ट रैली थी इनकी मेंढर जोड़ो यात्रा की। बेसिकली ये यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि आम आवाम के अंदर एक मुहिम चला रही है कि स्टेट हमारी वापस दो। ये सेंटर के सामने एक इनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट समझ लो इस चीज़ को। ये